अब देखिए भाई, आज की जो क्लास है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो हाइगेंस प्रिंसिपल कल बताया था, एक बार फटाफट हम रिवाइज करा दें। कल हमने हाइगेंस प्रिंसिपल में बताया था कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू वेव सोर्स फ्रॉम व्हिच फ्रेश वेव ओरिजिनेट, दीस वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी कि जो वेव फ्रंट जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो वेव फ्रंट पे सिचुएटेड होते हैं, वो एक नए वेव सोर्स का काम करते हैं जिससे कि सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होती है। दूसरा था कि सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। एंड तीसरा था कि अगर सेकेंडरी वेवलेट पर हम एनवेलप डाल दें फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो वहां से एक नए वेव फ्रंट का के बारे में जानकारी देता है। ठीक, हमको बनाना था, कैसे बनाएंगे देखिए। तो सपोज ये पार्टिकल्स हैं मीडियम के, ठीक, ऐसे मीडियम के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं और ये अभी एक लाइन में दिख रहा है। कैसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है ना, अलग अलग तरीके से। ये पैरेलल के लिए हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि जो ये v वेलोसिटी से जो वेव फ्रंट है वो मूव कर रहा है। डायग्राम में अभी आ नहीं रहा होगा आपको, तो हम फिर से जो है ये ड्रॉ, सबको वो दिख रहा है ना, डॉट दिख रहे होंगे सभी को। ठीक, देखिए, तो ये जो है, ये मान लेते हैं ये भी वेलोसिटी है और जो t है वहां पर टाइम ये। तो vt एक नई पोजीशन हो रही है ना, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वेव फ्रंट और t टाइम के बाद नई पोजीशन ले लेता है, तो ये vt हम कह सकते हैं। यानी कि अगर हम पोजीशन पूछेंगे, इसकी नई पोजीशन होगी, तो आप बताएंगे v इंटू टी करा के उसकी नई पोजीशन बता देंगे, कहते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करें कि इसको एक यहाँ पर हम लोग जो है सर्कल ड्रॉ कर ले, इसी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर ले। जैसे इस तरीके से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक, ये बीटी हमने कहा। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम लोग मान ले, इससे भी हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लें इस तरीके से, है ना। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इधर भी सर्कल ड्रॉ कर लिया। और सबका जो हम लोगों ने क्या लिख रखा है कि नई पोजीशन वीटी लग रही है, यानी वीटी जो है उसको डायमीटर मान के हम लोगों ने क्या करें, सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। यानी कि अब ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपको दिख रहा है, ये जो है वो क्या बताएगा, ये दरअसल बताएगा नए वेव फ्रंट की डायरेक्शन। ठीक, और ये इसकी पुरानी पोजीशन थी। ठीक, फिर यहाँ पर ऐसे ही पार्टिकल्स आएंगे, यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा। फिर आप बीटी के सर्कल खींचेंगे, फिर उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरीके से वेव फ्रंट का प्रोपागेशन होता है। बात समझ में आ गई? प्रोपागेशन यस समझ गए? सर। ठीक है, ओके। यस अब सर। ये डायग्राम था, इस डायग्राम को आप चाहे बना भी सकते हैं अपनी कॉपी पे, ऑलरेडी बुक में बना भी हुआ है, क्योंकि अब हम इसके बाद बताने वाले हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट। तो अभी हम जनरली इसको क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर जो है ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर ले सभी पॉइंट को मिलाते हुए, तो इसको अगर आप ए भी बोलेंगे, तो जो ए डैश बी डैश है वो एक नए वेव फ्रंट का ओरिजिन होगा। ठीक, इस तरीके से लगातार जो है चीजें बढ़ती रहती हैं, ये वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और इसकी नई पोजीशन बनती जाएगी। ठीक, तो अब क्या करें, इसको छोड़ दें, इसको हटा दें, ड्रॉप कर दें। यस सर, हटा दीजिए, रफ कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव प्लेन एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, WF लिख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, एट अ प्लेन सरफेस। इसको दोनों तरह से कह सकते हैं, वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वेव भी बोल सकते हैं। क्या करेंगे, देखो डायग्राम बहुत ध्यान से समझना। ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे क्या है कि कुछ वेव्स आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे आ रही है।
ठीक है, ये अलग अलग वेव्स है, ठीक, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इनका। तो आपको मालूम है रिफ्लेक्शन के बाद एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई और एक ऐसे चली गई, ये चली गई। अब इसको ये अलग अलग वेव्स है, अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं कि एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, है ना, और वो नॉर्मल हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमको क्या करना है कि वेव फ्रंट बनाना है ना, ये ए बी सी 3 वेव है, इसके ऊपर एक नॉर्मली सरफेस ड्रॉ कर देंगे, वो किसका काम करेगा, वेव फ्रंट का काम करेगा। और ऐसा हमने एक यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए बी नाम का एक वेव फ्रंट ड्रा कर दी, यानी कि इस ए बी वेव फ्रंट में अब सारी वेव आ रही होंगी, ठीक। यहाँ पर आप जो है एक नॉर्मल हमने एक जो स्मॉल ए और कैपिटल ए आपको दिख रही है, इस वेव के लिए हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया है। तो आपको मालूम है कि ये वाला जो एंगल है वो इंसिडेंस होगा और ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हमने किया हो, ठीक। ओके, इसको बनाए। ओके, सो ये इतनी बात समझ में आ गई, डायग्राम सारा समझ में आ गया आपको, है ना। इसी प्रकार एक सरफेस जो है हम लोग को और ड्रा करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, वो जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट के बारे में बताएगा। ये देखो ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना, वेव फ्रंट। और एक हम और ड्रा कर रहे हैं और वो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये मान लो ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। और यहाँ पर जो ए डैश और बी डैश है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, ठीक। तो ए डैश और बी डैश हमने जो ले लिया यहाँ पर कैसा हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इसको और ठीक कर देते हैं, ठीक। तो ए डैश बी डैश यहाँ पर कैसा आ गया, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया, ठीक है। एक काम और भी करा जा सकता है यहाँ पर कि अगर हम इसको इस तरीके से कि जो फाइनली आप जो देख रहे हैं ये जो वेव जा रही है लास्ट वाली, ये वाली जो वेव है, ठीक है ना। अच्छा, रिफ्लेक्टेड का भी नाम दे, इसको सी डैश, इसको बी डैश, इसको ए डैश। जो ए सी डैश है उसको अगर पीछे मिला दे और ए वाली को आगे मिला दे तो इस तरीके से मिल जाए, ठीक है। बस डायग्राम को बनाने के लिए मिला दिया इसको, ठीक है। डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो गया, इसको नाम दे देते हैं कुछ, इसको एम डैश, इसको एम कहते हैं, ठीक। डायग्राम सभी को क्लियर हो गया? यस सर। मेन हम लोग को रिफ्लेक्शन दिखाना है, रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हमको डिडक्शन करना है रिफ्लेक्शन के लॉ का। अगर जैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लॉ को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं और डिडक्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है, ठीक। फ्रॉम फिगर
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई हो गया, ठीक। और आई को अगर ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा ये हमको देखना है, तो कोई देख के बता सकता है? चलिए, तो ये एन माना है, तो स्मॉल ए कैपिटल है ना, स्मॉल ए कैपिटल है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द वेव, और इट विल बी इक्वल टू द वेव फ्रंट, है ना। वेव फ्रंट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बिल्कुल उसके क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, तो वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये अभी हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये वेव फ्रंट है बी ए, और नॉर्मल का काम करेंगे, जो लाइन दिख रही है तो बी ए डैश है, इट विल बी द इंसिडेंस एंगल ऑफ द वेव फ्रंट, ठीक। लेट्स मूव ऑन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आर, जो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो हो जाएगा आपका एन ए, और यहाँ पर कितना हो गया जो रिफ्लेक्टेड है एन ए, ठीक है। और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है, तो ये आर जो है वो ये आएगा यहाँ, ठीक है। तो एन ए और बी डैश हो गया। तो दिस इज द फॉर द वेव। लेट्स मूव ऑन द वेव फ्रंट। फॉर द वेव फ्रंट कितना हो जाएगा, बी डैश ए डैश और ए, ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द वेव फ्रंट हो जाएगा, बी डैश ए डैश और ए, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया, ठीक। बी डैश ए डैश और जो है ए, ये आई और आर निकल के आ गया। अब देखो जरा ध्यान से देखना है, सिमिलर ट्रायंगल नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल ए बी ए डैश, ठीक है। डायग्राम में देखिए ए बी और ये रहा ए डैश, ए बी ए डैश एंड, ठीक है, ए बी ए डैश आ गया। और देन इसके बाद में जो है साथ में हम लोग के लेना है किसको, ए बी डैश और ए डैश, डायग्राम देख लो, ए बी डैश और ए डैश, ठीक। अब देखिए इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए डैश कॉमन दिख रही है, देखो ए डैश कॉमन है, तो ए डैश इज कॉमन, ठीक। नंबर वन चीज हो गई, ए डैश क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें बहुत ध्यान से देखने वाली, एक तो बी ए डैश हो या ए बी डैश, ठीक। तो जो बी ए डैश को आप देख लीजिए और चाहे फिर जो है ए बी डैश को देख लीजिए, ये आपको बताते जो वेव्स है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेव में होता है उसी तरीके से भी डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, वेव एक तरीके से वेव फ्रंट में भी होगा, सेम रहता है। सेकेंडरी वेवलेट का ओरिजिन हमने बताया था कि सेकेंडरी वेवलेट जो एक तरीके से वेवलेट्स है उनकी पोजीशन हो या फिर स्पीड ऑफ लाइट हो वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे प्रीवियस वेव फ्रंट की थी, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करें ए बी डैश की, ये ए बी डैश आप देख लीजिए, या फिर हमने दूसरा आपको बताया है यहाँ पर बी ए डैश को देख लीजिए। बी ए डैश एक ऐसा है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, वेव है, और ए बी डैश एक रिफ्लेक्टेड वेव है। दोनों हमने कहा बराबर होंगे, क्यों होंगी, ए बी डैश इज इक्वल टू द बी ए डैश इक्वल टू द बी इनटू टी, क्योंकि हमने कहा चाहे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो या इंसिडेंट वेव फ्रंट हो उसकी पोजीशन में चेंज बराबर होता है। तो बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू कितना आ गया, बी टी आ गया। अब इसके बाद अगली बात देख लेते हैं, एंगल ए बी ए डैश देखिए, एंगल ए बी ए डैश है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी डैश ए डैश ए के, बी डैश ए डैश और ए के। तो बी डैश ए डैश ए के, क्योंकि दोनों जो एंगल है वो कैसे हैं 90 डिग्री पर साफ साफ आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। दोनों ही एंगल बात करेंगे तो किस तरीके से आपको दिखेंगे ना, जो है 90 डिग्री पे दिखेंगे, ओके। बी डैश ए डैश और ए, ठीक।
तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री में दिख रहे हैं। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी आपको दिख रही है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी में आपको दिख रहा है कि एक साइड कॉमन हो गया, एक राइट एंगल कॉमन हो गया, एक साइड बराबर है, इसको आरएचएस भी आप कह सकते हैं। और अगर ऐसा है, वी कैन सिमिलर, जो कॉन्वेंसी या सिमिलर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ये थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसको ए बी डैश लिखना है, क्योंकि बीच वाला एंगल ही हम दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ बनाया भी था तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो बी डैश ए डैश, ठीक, ए बी डैश ए डैश। तो अगर हम क्या लिख सकते हैं, बी, ठीक, ए डैश, बी डैश ए डैश ए। ये जो एक तरीके से सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे लिखा जा सकता है। हल्का सा हम इसको, ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू द ए डैश हो गया, ए जो है वो ए डैश के बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि आई जो है वो किसके बराबर हो गया, दैट इज, एंड दिस इज द लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये अगर ये आई है और ये वाला जो है आर, ठीक, तो बी ए और ए डैश देख लीजिए, बी ए और ए डैश देख लीजिए, आई हो गया, और इसी प्रकार आप चाहे तो बी डैश ए डैश ए देख लीजिए, दिस विल बी द एंगल आर हो गया, और ये आई इक्वल टू आर हो गया, दिस इज द डिडक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बीम। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई एंगल ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, अब हमारा हाँ जो सर, आप बताइए अगला आप। टास्क है वो रिफ्रैक्शन हमको प्रूव करना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, और यह वेव फ्रंट एक ही बात है, ठीक है, एट अ प्लेन सरफेस, एट अ प्लेन सरफेस, ठीक, यानी कि हमको प्रूव करना है स्नेल्स लॉ। यहां पर स्नेल्स लॉ हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक, तब पता चलेगा वेव का रिफ्लेक्शन वाकई होता है या नहीं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, एक हमने जो है सरफेस बना लिया, ठीक, इस सरफेस का नाम दे दिया एस, और एस डैश दे दिया, ठीक है भैया। अब सबसे पहले हमने तीन वेव लाइन वेव चुन ली, एक ये और एक ये, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, नाम दे दिया हमने, ठीक। अब आपको मालूम है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्लेक्शन तो होना ही है, एक का ऐसे हो गया, एक का ऐसे हो गया, और तीसरे का ऐसे हो गया, ठीक। अब अगर इसको इस तरीके से मिला देते हैं आगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है, इसको डी, इसको क्यू, इसको ए कह देते हैं, ठीक है, ये इसको ए डैश कह दो, इसको ए कह दो, ठीक। अब यहां पर अगर एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं तो आई हो जाता है, ठीक है। एक वेव फ्रंट ड्रा अगर हम लोग कर देते हैं तो ये वाला एंगल आई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एम, ठीक है। यहां पर भी सिमिलरली एक हम लोग क्या कर देते हैं,
जो है ड्रॉ कर देते हैं तो वेव फ्रंट या ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। ए डैश तो है ही, इसको हमने बी डैश कह दिया और इस वाले को एम डैश कह दिया। ठीक है, तो ये जो है ये वाला एंगल हो जाएगा स्मॉल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का। यानी इस डायग्राम में आप ध्यान रखिए कि जो ए बी है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और जो ए डैश और बी डैश दिख रहा है वो रेफ्रेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, ठीक, तो इसको नाम भी दे दीजिए सी डैश, बी डैश और ए डैश, इसके नाम हो गए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं तो ये वाला आपको मालूम है एंगल जो है वो आर हो जाएगा, उसको आप एन डैश भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। इसको मीडियम 1 बोल दिया, इसको मीडियम हम लोग क्या कह सकते हैं 2 कह सकते हैं। ठीक, इस वाले पॉइंट को पी कह सकते हैं, ये एम है, एम डैश। ठीक, ये डायग्राम बन गया। डायग्राम समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो डायग्राम बताएं। ठीक है, अब फ्रॉम फिगर सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है हम लोगों को। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कहेंगे इसको एन मान ले तो सी ए एन दिख रहा है सामने, साफ सी ए एन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको देखना है तो बी ए डैश हो गया, बराबर होगा। ठीक, ये एंगल आई हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन कहता है कि भैया इसमें आर बताओ, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे, एन डैश ए डैश और स्मॉल ए डैश, और ये बराबर हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश और ए हो गया। ठीक, तो आई निकल आया, आर निकल आया, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर निकाल लो, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि साइन बी ए डैश लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और साथ में साइन ए डैश बी लिख सकते हैं, साइन बी डैश ए लिख सकते हैं। ठीक, अब मालूम है साइन बी ए डैश को देखो तो बी ए और ए डैश को देखो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा जाता है, तो परपेंडिकुलर आपको साफ साफ बी ए डैश दिख रहा है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो साफ साफ ए डैश दिख रहा है, यानी ये जो ए डैश है हाइपोटेन्यूस है और ये जो बी ए डैश है ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। अपॉन साइन बी डैश ए डैश में आ जाइए, साइन बी डैश ए डैश ए में आ जाइए, तो यहाँ पर बी डैश ए जो दिख रहा है आपको, बी डैश ए, ये वाला बी डैश ए, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस वापस से ए डैश हो गया। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब ए डैश और ए डैश तोड़ गए, तो यहाँ पर आपके पास आ गया बी ए डैश अपॉन बी डैश, ये आ गया। ठीक है, अब बी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, देखो ये बी ए डैश, तो इसको आप V1T मान सकते हैं। भाई V1 वेलोसिटी से इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि मीडियम अलग अलग है तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो V1T, और यहाँ पर तो यहाँ पर बी ए डैश की जगह लिख दिया आपने V1T, और जो बी डैश ए है ये बी डैश ए है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 होगी, टाइम T होगी, तो ये नई पोजीशन बता रहा है, तो कितना आ गया V2T आ गया, कट गया। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 हो गया, सिंस आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, अब आपको मालूम है यही क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है, प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था। Therefore 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही हमको प्रूफ करना था। V1 अपॉन V2, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। प्रूफ हो गया। हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए।
इसको पास करके भी आप नोट कर सकते हैं। कोई डाउट? चलिए इसको लास्ट टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक हमको और करना है, इसको कर लेते हैं फटाफट। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट वेव जाती है तो उसकी वेवलेंथ में क्या चेंज आता है ना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ of light in going from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। चलिए कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर is v and wavelength is lambda w, then आपको मालूम है फार्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एन लैम्डा होता है तो एन लैम्डा डी डब्ल्यू इक्वेशन नंबर। एंड फॉर एयर और वैक्यूम C इक्वल टू आपको मालूम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, एन लैम्डा होता है 2। देयरफॉर अगर आप C अपॉन V करा दें तो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, लैम्डा अपॉन लैम्डा W। C अपॉन V इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन W। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और C अपॉन V को आपको मालूम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और एब्सोल्यूट हेंस n इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन लैम्डा W। ये ध्यान रखना है कि अगर, और साथ में इसको और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा W इक्वल टू लैम्डा अपॉन n, यानी कि 1/10 टाइम हो जाएगा वेवलेंथ जब एक से दूसरे में जाएगा, यानी कि वेवलेंथ जनरली क्या होती है, घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि जनरली n इज ग्रेटर देन 1, सिंस n is greater than 1 then wavelength will be decreased। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में जो वेवलेंथ है वो घट जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। एंड दिस इज द फाइनल वन।